मुख्यमंत्री जी को दाएं बाएं ऐसे लोग हैं जी, जो सोचने ही नहीं देते हैं, अच्छा, ऐसे ही बात बना देते हैं। हाँ, आप देख रहे हो चुनाव आयोग इनका गुलाम, सुप्रीम कोर्ट इनका गुलाम। दिन में कोर्ट में फैसला कुछ होता है, रात को फैसले बदल जाते हैं। कार्यालय का खर्चा आता है तो केंद्र से आता है। भाजपा को हाथ धोना पड़ा, 2-3 सीट बेईमानी से जयपुर ग्रामीण और हराई गई जबरदस्ती। अब कोई किसी का गुलाम नहीं है। जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाती। डोमिनेंट कास्ट है जाट भरतपुर और धौलपुर में, इसको रद्द किया जाता है। राम भरोसे राजस्थान और राम भरोसे हिंदुस्तान। अच्छा, बहानों के अलावा कुछ नहीं है। पीने को पानी नहीं, चलने को अच्छी सड़क नहीं, पढ़ने को अच्छे स्कूल नहीं। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर की सियासत हमेशा से सुर्खियों में रही है। उस पर दिल्ली और जयपुर की बराबर नज़र रहती है, पूरे देश की नज़र रहती है। वजह है जाट आरक्षण आंदोलन। राजस्थान के अंदर लंबे समय से इन दो जिलों के जाट आरक्षण को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लंबा और सतत इतिहास 1999 से लेकर के अब तक का रहा है जाट आरक्षण का लेकर के। सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आरक्षण मिला तब भी उपेक्षा हुई, और आज तक यानी आज 2026 चल रहा है, अभी भी ये क्षेत्र लगातार राजनीतिक तौर पर उपेक्षा का शिकार है। अब इस पूरे मामले पर जाट आरक्षण को लेकर के जो तमाम सियासत हो रही है, इस पर बात करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन समिति के जो कन्वीनर है, जो संयोजक है, नेम सिंह जी फौजदार हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जिस प्रकार से हुंकार रैली हुई सर, और जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी का और जिस प्रकार से जनता का आपको जो समर्थन मिला, जिस प्रकार जाट समाज का समर्थन मिला, सर्व समाज भी आपके साथ आया, क्या कहेंगे आप कल के हुंकार रैली को लेकर? देखिए, भरतपुर धौलपुर दो जिलों के जाट समाज के नौजवान 1999 से ही विसंगति के शिकार हैं जी, और हम इसको बेहतर इसलिए जानते हैं कि तब ये आरक्षण मिला था राजस्थान के जाट भाइयों को जी, तब हम कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, छात्र संघ अध्यक्ष था मैं भरतपुर महारानी जया कॉलेज का जी, और एक युवा की वेदना, छात्र भी रहा हूँ और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, इसलिए हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। तभी से हम लोग संघर्षरत रहे। तो 2000 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में आई जी, तो गहलोत सरकार में हमें स्टेट में आरक्षण दिया गया। सेंट्रल के लिए हम लोग लड़ते रहे, समय समय पर सरकार के आंख और कान खोलने का काम हमने आंदोलनों के माध्यम से किया है। 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमको केंद्र में भी आरक्षण मिला, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई तो आते ही उसने सबसे पहला जो कुठाराघात किया जी, वो जाट समाजों के नौजवानों के हक आधार पर किया। जी, हमारा स्टेट का भी आरक्षण खत्म किया और सेंटर का भी कर दिया, दोनों आरक्षण हमारे खत्म कर दिए। बड़ा आंदोलन हुआ। वसुंधरा जी की सरकार थी, वसुंधरा जी ने आयोग का गठन किया और आयोग की सर्वे रिपोर्ट लेने के बाद कैबिनेट में नोटिफिकेशन करके 23 अगस्त 2017 में हमको आरक्षण पुनः स्टेट में मिल गया, बहाल कर दिया। बिल्कुल। अब सेंटर के लिए वसुंधरा जी ने भी चिट्ठी लिखी, गहलोत जी ने भी 29 दिसंबर 2020 को चिट्ठी लिखी जी, भजनलाल जी ने भी मार्च 24 में जी, चिट्ठी लिखी। जी, सरकारें बदलती गईं जी, और सेंट्रल को सिफारिश भेजते गए। जी, इस बार तो डेलीगेशन में हमारे साथ कन्हैयालाल मंत्री और 1-2 विधायक और समाज कल्याण विभाग के जी, आला अफसर भी हमारे साथ, कुलदीप राका जी और कई लोग गए थे। जी। ये कब की बात होता है? ये है मार्च की बात है, मार्च 24। जी, मार्च 24 को। और अच्छे से जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है एनसीबीसी के सामने अच्छे से पक्ष रखा गया। 1 घंटा पक्ष रखने के बाद आयोग के चेयरमैन से मंत्री जी अलग से भी वार्ता करके आए और बाहर जब मीडिया को बयान दिया तो ये कहा था शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है। हम लोग विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी,
उनसे भी मिले तो उन्होंने भी ये कहा कि रियली बहुत बड़ी विसंगति है और आप सही समय पर आए हो, ये काम अब हो जाएगा। ठीक। हमको श्योर किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 21 फरवरी को जयचौली गांव में जब महापड़ाव चला था 2024 में 40 दिन, वहां हम लोगों ने गंगा जल की कसम उठाई थी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ठीक। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में भुगता। जी। पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार, जिसको राजस्थान का प्रवेश द्वार सिंह द्वार कहा जाता है, यहाँ से जो आवाज उठी जी, वो पूरे राजस्थान में भरतपुर से बाड़मेर तक पार बोली। जी। 11 सीटों से भाजपा को हाथ धोना पड़ा, 2-3 सीट बेईमानी से जयपुर ग्रामीण और हराई गई जबरदस्ती। जी। 50-50 मैच हो गया था। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में हमको ये कहा गया था कि चुनाव के बाद आरक्षण दे दिया जाएगा। एक आम आदमी हल्के लेवल पर, कोई सामान्य आदमी झूठ बोल दे या कोई बात कहे उसका विश्वास ना करे तो कोई बात नहीं। एक देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2019 में लोकसभा चुनाव था, जाट समाज के 80 लोग थे प्रवेश वर्मा जी के घर पर। अच्छा। वो अमित शाह जी ने कहा, चौधरीओ आप हमारी मदद करो, हम सत्ता में आए तो अमित शाह ये मूंछ का बाल दे जा रहा है, ये आपके पास रख लो, आरक्षण दे दूंगा और इस बाल को ले जाऊंगा। अच्छा। 19 में भी सरकार बनी लेकिन वही ढाक के 3 पार। फिर 24 में भी सरकार बन गई। जाट समाज को इन्होंने एक फुटबॉल बना रखा है। हमें जब केंद्र में आरक्षण मिला, जब हमारे साथ साथ 9 राज्यों को भी मिला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिल्कुल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जी, हमारी स्थिति और उनकी स्थितियों में अंतर है। राइट। क्योंकि हमारे राजस्थान में हमारे जाट भाइयों को पूरे राजस्थान में आरक्षण है। बिल्कुल। केवल 2 जिलों को, अब तो 3 हो गए, डीग और नया जिला हमारे भरतपुर में से एक और हो गया है। बिल्कुल। एक 1.5 लाइन का जो वसुंधरा जी ने नोटिफिकेशन किया था, एक फ्रेश आरक्षण देना होता है तो संसद में, फिर राज्यसभा में, जी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाके कानून बनता है। बिल्कुल। ये स्थिति अलग है क्योंकि ऑलरेडी हमारे जाट भाइयों को सेंट्रल में आरक्षण 98 में मिल गया। हमको तो 2 जिलों को शामिल ही तो करना है। बिल्कुल। अब सरकार जानबूझकर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। जी। हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहते जिससे हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही आग की भट्टी में कूद जाए। सही बात। कल जो आयोजन सभा हमने रखी, ये काम तो दरअसल में जो सदन में बैठे लोग हैं उनका है। सदन में इंसान इसलिए चुन के भेजे जाते हैं कि हमारे न्याय की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब तक जितने भी सांसद रहे भरतपुर से, रतन सिंह जी जब 13 में सांसद थे तो उन्होंने हमारी बात मजबूती से रखी तो केंद्र में हमें मिल गया। अब यहाँ से जो सांसद बनी है संजना जाटव, उन्होंने भी पहला क्वेश्चन हमारा यही रखा। हमारा सेंट्रल में कोई वकील मजबूत नहीं था। इससे पहले रंजीता कोहली रही थी, एक शब्द भी वो आरक्षण के बारे में नहीं बोली। उसका प्रसाद उनको मिल गया। जिन जाटों ने 3.5 लाख वोट से लोकसभा में पहुंचाया था, उन जाटों के हक अधिकार की बात में 5 साल एक शब्द नहीं बोली। अब कल की जो सभा थी जी, इससे ये निर्णय हो गया कि अब नौजवान अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ने को मजबूर है। भाई हनुमान बेनीवाल जी आए, उनको हमने निमंत्रण दिया। उन्होंने 2019 में भी 24 में भी जब सदन में पहुंचे तो दोनों बार हमारे मुद्दे को ढंग से उठाया है और उन्होंने सड़क पे भी हमारी मदद की है। पिछली साल जब 29 जून को सभा थी उसमें भी वो आए थे। और कल का जो नजारा था जी, वो एक रैली नहीं थी, एक जन आक्रोश था। जनता ऊब चुकी है, उनको काम चाहिए। अब केवल आश्वासन और ढकोसेबाजी से काम नहीं चलेगा। आज का नौजवान रोजगार चाहता है, प्यार सम्मान चाहता है। अभी भी लोग
सन 47 की तरह पुराने समय की तरह ये समझे कि गुलाम है। अब कोई किसी का गुलाम नहीं है। जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाती। नेताओं का काम है जनता के हक अधिकार की बात करना। हम लोग इन 3 जिलों के नौजवानों के हक अधिकार की जो लड़ाई है उसको सड़क पर लड़ रहे हैं। और जो भाई हमारे सदन में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो जाट समाज के नेता हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि आप अपनी पार्टी में दबाव बनाएं और अपने होनहारों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। जी, ये बात है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार चाहे तो 2 मिनट में इस समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा जी, जाटों की धैर्य की परीक्षा लेना है। आज आपने कल देखा था जो नजारा था जी, जो यहाँ की आवाज बाड़मेर तक लोकसभा में पहुंची, तो कल की सभा की आवाज जी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जरूर आवाज खटकाएगी और इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। ये एक समाज का पूरा जनाक्रोश था और जाट समाज के साथ विभिन्न समाज भी, क्योंकि कोई भी जाति हो, पूरे प्रदेश में एक जाति को लाभ दिया जाए और एक घर को छोड़ दिया जाए तो ये अन्याय है। सभी जाति भाइयों में जो हम जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ये न्याय की लड़ाई, हम भी तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी के लोगों ने हमारा समर्थन किया है, जाट महासभा ने हमारा समर्थन किया है, यादव समाज ने हमारा समर्थन किया है, गुजर भाई भी हमारी सभा में आए, उन्होंने भी समर्थन किया है। बिल्कुल, तो ये न्याय की लड़ाई है और अन्याय किसी के साथ हो तो अन्याय के खिलाफ तो सबको एकजुट होकर बुलंद आवाज करनी चाहिए। जी सर, ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि डोमिनेंट कास्ट है जाट भरतपुर और धौलपुर में, क्या कहेंगे आप इस पूरी? डोमिनेंट कास्ट 2 परिवार हो सकते हैं। कास्ट की स्थिति तो आप जब ओबीसी आयोग ने सर्वे की, सर्वे के आधार पर विधि संगत तरीके से हमें 2017 में आरक्षण दिया गया है। ठीक, एक परिवार राजा हो सकता है, पूरी प्रजा राजा थोड़ी है। बिल्कुल, मैं तो राजा नहीं हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, जो लगाई इन्होंने कि आनन फानन में राजनीतिक लाभ के लिए तुरंत फर्क में ये आरक्षण दिया गया है 2013 में। हाँ। और इसको रद्द किया जाता है। अच्छा, तो 2017 में जब हमें आरक्षण मिला वो तो पूरे सर्वे आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल और विधि संगत तरीके से हमने को मिला है। तो केंद्र में अब 2 लाइन जोड़ने में इनके कौन से हाथों में छाले पड़ रहे हैं जी, ये राम जाने। अच्छा, एक जरूरी सवाल, जैसे आपने जो कहानी बताई 2024 वाली कि 2024 में एक आप कमेटी यहाँ से गई जिसमें मंत्री कन्हैयालाल चौधरी थे, आप भी थे, तो उस दौरान जो आश्वासन मिला उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया? क्या आपने फिर कभी बात की इससे जुड़ी? हमने बातें की, लेकिन देखिए राम भरोसे राजस्थान और राम भरोसे हिंदुस्तान। अच्छा, नेताओं पर अपनी दाल रोटी पकाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे भरतपुर से हैं, सड़कें बनती रहेंगी, पानी आते रहेंगे, बिजली आएगी, कोई जाएगी, योजनाएं आती रहेंगी, ये नियमित कार्य है, लेकिन ये ऐसे ऐतिहासिक काम हैं। भाई मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की मेहरबानी से तो बनाया है। बिल्कुल, और वो जाके अगर ये कहे कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है तो साहब मैं क्या करूंगा इस पद का, पहले मेरे भाइयों को लाभ दीजिए। अगर वो ये काम करा देते तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिख जाता कि हमारे भरतपुर से हमारा किसान का बेटा प्रदेश का मुखिया बना, जो 25 साल से हम विसंगति के शिकार थे, उस विसंगति का हमें न्याय मिला और उसका पटाक्षेप हुआ। जी, तो आपकी इस संबंध में भजनलाल जी से कभी बातचीत नहीं हुई? कई बार डायरेक्ट मेरी बात हुई है। हाँ। पूरा डिटेल से बात करके आया हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया, उनका बात करते हैं, लेकिन उनको क्या है कि मुख्यमंत्री जी को दाएं बाएं ऐसे लोग हैं जी जो सोचने ही नहीं देते हैं। अच्छा,
रामायण में दोहा है, कब की ममता पूंछ पे सभी कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। अगर रावण के सलाहकार सही होते तो लंका नहीं जलती। बिल्कुल। तो सलाहकार जो दाएं बाएं होते हैं, जिनको चाटुकार कहते हैं जी, और वो दाएं बाएं घूमते ही रहते हैं, भले लोगों को तो पास ही नहीं आने देते हैं। बिल्कुल। जो आदमी स्वाभिमानी होगा वो धक्का खाने नहीं जाएगा। जी, धक्के तो जबरदस्ती गाड़ियों में तो वही लटकते हैं जिनके बेशर्मी होती है। बिल्कुल। एक जरूरी सवाल है सर, और वो ये है कि काफी समय बाद अब जब कल ये रैली हुई है, क्या डिसीजन, आगे की क्या योजना है आपकी? देखिए, लोकसभा सदन है मानसून सत्र में जी, हनुमान बेनीवाल जी और सजना जाटव दोनों प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सदन में भी रखेंगे जी, और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय लेंगे। संघर्ष समिति के सदस्य जाके उनकी अगुवाई में उनसे बात करेंगे, पीएम से। अगर वहां वार्ता से समाधान नहीं होगा तो फिर सड़कों पर रण होगा। ये मानसून सत्र तो जुलाई में ही है। जुलाई में है, बिल्कुल, अगले महीने। कल एक जो वाकया हुआ सर मंच पर, उसको लेकर के भी राजनीति में बहुत सारी उठापटक चल रही है। मैं रात में भी देख रहा था जिस तरीके से हनुमान जी ने साफा पहनने से इनकार किया, जब जगत सिंह जी और आपके शैलेश जी साफा पहना रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने आपसे साफा पहना, ये पूरी कहानी क्या हुई थी जरा बताइए। अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बात बना देते हैं। हाँ, दरअसल में क्या है कि जगत जी और शैलेश जी साफा बांधना जानते नहीं, इसलिए मैंने वो साफा बांधा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो वैसे ही आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चला देते हैं। जी, आप भी कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं सर, बसपा से भी जुड़े, सपा से भी जुड़े, फिर आजाद समाज पार्टी से भी आपने चुनाव लड़ा। आपकी आगे अब क्या रणनीति है पॉलिटिकली, समाज की राजनीति के? वो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा आगे क्या होगा। जी, अभी हम फिलहाल, हमारे सामने जो लक्ष्य है, अर्जुन की जैसे आंख पर निशाना था जी, हमारा लक्ष्य अभी हमारे आने वाले भविष्य जो नौजवान हैं उनके हक अधिकार की लड़ाई को फतेह करना है। उसके बाद में चुनाव तो कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये भविष्य में निर्भर करेगा। जी, कैसे प्रसीवन होगा जी, उस हिसाब से समय और परिस्थितियां तय करेंगी। जी, लेकिन जो चुनाव हमारे सामने तयशुदा है, जी, जिस चुनाव को हम 25 साल से लड़ रहे हैं, वो चुनाव पहले है हमारे लिए, राजनीति बाद में। अगर समाज जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे, हम जिंदे रहेंगे तभी हम कोई चुनाव लड़ पाएंगे। जब समाज ही मर जाएगा, बिल्कुल, और समाज के साथ अन्याय होगा, जी, तो हम उस राजनीति का क्या करेंगे। जी सर, एक सवाल और उठता है, हरियाणा में भी जाट बाहुल्य है, और जैसे गुजरात में पटेल ने आरक्षण मांगा, महाराष्ट्र में मराठा अभी भी आंदोलन कर रहे थे, राजस्थान में यहाँ जाट कर रहे हैं, हरियाणा में जाट कर रहे हैं। कोर्ट का जो डिसीजन बार बार आता है, महाराष्ट्र में भी मराठाओं को मिला, तभी उन्होंने डिसीजन रद्द कर दिया। पत्रकार बंधु, दिन रात आदमी मर रहे हो और देश तरक्की कर रहे हो, आगे ते चूहा घुसे नहीं, पीछे ते ऊंट बबर रहे हो। देसी कहानी है हमारे गामन की। हाँ। आगे तो लिख रहा है कुछ और पीछे से हो रहा है कुछ। अच्छा, नोटबंदी में देखा अपने, आगे से 2000, पीछे से 200 करोड़ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कानून हमेशा कमजोर लोगों पर लागू होता है। अच्छा, ये जो सरकार है जी, इस सरकार के पास झूठ बोलने के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है जी। और बार बार बोलो झूठ को, सत्य से भी अच्छा दिमाग में फीड कर दो, वो काम ये लोग करते हैं। जी, इन लोगों की कहानी कथनी करनी अलग अलग है। आप देख रहे हो, चुनाव आयोग इनका गुलाम, सुप्रीम कोर्ट इनका गुलाम। दिन में कोर्ट में फैसला कुछ होता है, रात को फैसले बदल जाते हैं। चुनाव आयोग, जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जी, उन संस्थाओं को इन्होंने तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया। जी, संवैधानिक ढांचे को, ये भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट है जी, इसमें सब कुछ पेड है जी। कार्यालय का खर्चा आता है तो केंद्र से आता है। विस्तारक घूमते हैं हर विधानसभा में, उसको 25,000 रुपया मिलते हैं, एक मोटरसाइकिल मिलती है। जी, कार्यालय में जो लग रहे हैं, पहले कार्यकर्ता होते थे राजनीतिक दलों में, जी, भाजपा में जो है वो कर्मचारी हैं। क्योंकि मैं 5 साल भाजपा में रहा हूँ और मैंने 100 अक्षर अच्छे से इस फ्रॉड कंपनी को ढंग से देखा है। जी, या जो जितना बड़ा फ्रॉड है, जितना बड़ा फर्जी है, वो उतना ही बड़ा नेता है। जी, झूठ बोलो
माल खाओ, सत्य बोलो जूता खाओ। जी। इसमें तो चमचा, चापलूस, बगड़ा, बेईमानों का पूजा होती है। अच्छे आदमी तो किनारे लगे रहते हैं जी। अच्छे लोगों की इस पार्टी में कोई वक्त नहीं है। सर, आपने भरतपुर में चंबल परियोजना को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं। चंबल का पानी कब तक लोगों को मिल पाएगा? क्या सरकार इस पर कुछ काम कर रही है क्या? देखिए, मैंने आपको एक ही बात कहा ना, हाँ। रगड़ते रहो, एक तरफ से सड़क बनती है, दूसरी तरफ से टूट जाती है। जी। ये कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए सभी विभागों में। आप देख रहे हो बिजली के तार कहीं लटक रहे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी। थोड़ी आंधी आई, लाइट बंद कर दी, बहाना लग गया, तार टूट गए। बिल्कुल। तो बहानों के अलावा कुछ नहीं है। पीने को पानी नहीं, चलने को अच्छी सड़क नहीं, पढ़ने को अच्छे स्कूल नहीं। जी। और भरतपुर जिले की बात तो ये है कि अगर इसको 50 साल, मैं जाटों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, 50 साल कम से कम विशेष पैकेज दिया जाए, तब जाके भरतपुर राजस्थान के नक्शे में गिनने लायक होगा। बिल्कुल। हमारी जो हाईवे सड़कें जी, ऐसी तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण एरिया की सड़कें हैं जी, जहाँ रेत के टीले थे वहाँ नहरें का जाल है। जी। आज हमारे यहाँ बाढ़ आती थी, यहाँ सूखा है। हमसे तो सरकार भी विपरीत चलती है और परमात्मा भी विपरीत चल रहा है। चलिए, ये नेम सिंह जी फौजदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि 24 में लोग गए थे लेकिन वहाँ बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई भी लेकिन आश्वासन मिला और समाधान नहीं निकला। मानसून सत्र आखिरी है, उसके बाद जो होगा वो सड़कों पर होगा, रण होगा। नमस्कार।